हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, क्लास 10 हिंदी क्षितिज काव्यखंड के अंतर्गत आज का हमारा पाठ है आत्मकथ्य, जो कि एक कविता है और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर इस कविता में कवि ने जीवन के प्रति अपने अनुभवों को उजागर किया है। कविता का नाम क्या है? आत्मकथ्य। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप जानते हैं क्या होता है? मधुप मतलब भंवरा। भंवरे गुनगुना कर पता नहीं अपनी कौन सी कहानी कह जाते हैं। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, यानी कि पेड़ों पर पत्तियां होती हैं ना, तो बहुत सारी पत्तियां मुरझाकर, घनी का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में, तो बहुत सारी जो पत्तियां होती हैं मुरझाकर आज जो है बहुत सारी गिर रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो इसका भावार्थ यहाँ पर जो है कवि क्या कहता है, भंवरे गुनगुना कर पता नहीं अपनी कौन सी कहानी कहने की कोशिश करते हैं। शायद उन्हें नहीं पता है कि जीवन तो नश्वर है, जो आज है और कल समाप्त हो जाएगा। पेड़ों से मुरझाकर गिर रही पत्तियां शायद जीवन की नश्वरता का प्रतीक हैं। मनुष्य जीवन भी ऐसा ही है और क्षणिक है, इसलिए इस जीवन की कहानी सुनाने से क्या लाभ। यह संसार अनंत है जिसमें कितने ही जीवन के इतिहास भरे पड़े हैं। इनमें से अधिकतर एक दूसरे पर घोर कटाक्ष करते ही रहते हैं। इसके बावजूद पता नहीं तुम मेरी कमजोरियों के बारे में क्यों सुनना चाहते हो। मेरा जीवन तो एक खाली गागर की तरह है जिसके बारे में सुनकर तुम्हें शायद ही आनंद आएगा। यहाँ पर है ना, आपने देखी लाइनों में कि तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। लेखक कहता है कि मेरा जीवन कैसा है? रीति मतलब खाली गागर के समान है। इसके बाद अगली पंक्तियों में लेखक कहता है, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। तो बच्चों, इन लाइनों का अर्थ आप देखें कि लेखक कहता है मेरे जीवन की कमियों को सुनकर ऐसा न हो कि तुम ये समझने लगो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हुआ और मेरा जीवन हमेशा एक कोरे कागज़ की तरह था। कवि का कहना है कि वे इस दुविधा में भी है कि दूसरे की कमियों को दिखाकर उनकी हंसी उड़ाएं या फिर अपनी कमियों को जग जाहिर कर दें। कवि का कहना है कि उन्होंने कितने स्वप्न देखे थे, कितनी ही महत्वाकांक्षाएं पाली। आप देख रहे हैं ना, इन लाइनों में लिखा हुआ है। लेखक कहता है कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। यही सब यहाँ पर लेखक कहता है कि जो स्वप्न देखे थे, कितनी ही महत्वाकांक्षाएं पाली थी, लेकिन सारे सपने जल्दी ही टूट गए। ऐसा लगा कि मुँह तक आने से पहले ही निवाला गिर गया था। उन्होंने जितना कुछ पाने की हसरत पाल रखी थी, उन्हें उतना कभी नहीं मिला। इसलिए उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं कि जीवन की सफलताओं या उपलब्धियों की उज्जवल गाथाएं बता सकें। लेखक कहता है जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है। थके पथ की पंथा की सीवन को अधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। यहाँ पर जो है
कवि ने बहुत अच्छी लाइनों में लिखा है कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो यहाँ पर भावार्थ किस प्रकार से होगा कि कवि कहता है कोई ऐसा भी था जिसके चेहरे को देखकर कवि को प्रेरणा मिलती थी, लेकिन अब उसकी यादें ही बची हुई हैं। अब मैं तो एक थका हुआ राही हूँ जिसका सहारा केवल वो पुरानी यादें हैं। इसलिए किसी को भी इसका कोई हक नहीं कि मुझे कुरेद कर मेरे जख्मों को देखे। मेरा जीवन इतना भी सार्थक नहीं कि मैं इसके बारे में बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाता फिरूं। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं मौन रहकर दूसरे के बारे में सुनता रहूं। कवि का कहना है कि उसकी मौन व्यथा थकी हुई है और शायद अभी उचित समय नहीं आया कि वे अपनी आत्मकथा लिख सकें। आइए इसके बाद जान लेते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। उत्तर होगा आपका, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि नंबर 1, आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। नंबर 2, अपनी सरलता के कारण कवि ने कई बार धोखा खाया है, इसलिए वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता। नंबर 3, जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं, उन्हें याद करने से घाव फिर से हरे हो जाएंगे। और इसके बाद नंबर 4 पे होगा, कभी अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर। तो दूसरा प्रश्न आपका है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। तो आपका उत्तर होगा, कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है क्योंकि पहला पॉइंट आप देखें, कवि का जीवन दुखों और अभावों से भरा है। मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिली है। आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबी असफलताओं को याद करके पुनः दुखी नहीं होना चाहता। नंबर 2, कवि को ऐसा लगता है कि उसे अभी ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली है जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट होगा, स्मृति को यहाँ पर जो है नंबर तीसरा प्रश्न होगा आपका, आप ध्यान दें, स्मृति का पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। तो आप ध्यान दें, उत्तर होगा आपका पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा। पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। सुखद स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है, कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी मधुर स्मृति है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीने का सहारा बनाना चाहता है। इस प्रकार से आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद 4.1 में आप देखें, भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो यहाँ पर आप उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, आप ध्यान दें, यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप, कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त न हुआ और उसका जीवन हमेशा उस दुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। इसके बाद 4.2 में आप देखें, प्रश्न नंबर 4.2, भाव स्पष्ट कीजिए। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो इसका उत्तर होगा आपका, कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेममयी भोर बेला भी अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से लिया करती थी।
कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से भी बढ़कर था। इसके बाद अगला 5वां प्रश्न आपके लिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो आपका उत्तर होगा, कवि यह कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए हुए सुखपूर्वक यानी कि सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह ही पवित्र हैं, जो कवि के लिए अपने अंधकारमय जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बनकर रह गया। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता है, अतः वह अपने जीवन की व्यक्तिगत मधुर स्मृतियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। इसके बाद बच्चों ध्यान दें आप, क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपका, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इसके बाद नंबर 2, अपने मनोभावों में सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित सुंदर एवं नवीन बिंबों का प्रयोग किया है, जैसे जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। और यहाँ पर आप ध्यान दें, नंबर 3 में कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यहाँ विडंबना प्रवंचना जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे काव्य में सुंदरता आई है। साथ ही आप जो है ध्यान दें, छायावाद की प्रमुख विशेषता मानवीकरण, मानवेतर पदार्थों को मानव की तरह सजीव बनाकर प्रस्तुत किया गया है, जैसे थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अरी सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। और इसके साथ ही आप ध्यान दें अलंकारों के बारे में, तो अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है, जैसे खिलखिलाकर आते आते में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अरुण कपोलों में रूपक अलंकार है, मेरी मौन अनुरागी उषा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आप ध्यान दें यहाँ पर कि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। और 7वां प्रश्न आपके लिए कि कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है? तो उत्तर होगा आपका, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी यानी कि नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते आते मुस्कुराकर भाग गई। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के वे सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त ना हुआ और उसका जीवन हमेशा उस दुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है, हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें रचना और अभिव्यक्ति में। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न आपके लिए, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? उत्तर होगा आपका, इस कविता को पढ़कर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की ये विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। सरल और भोले प्रसाद जी एक सीधे साधे व्यक्तित्व के इंसान थे। उनके जीवन में दिखावा नहीं था। उनके मित्रों ने उनके साथ छल किया, फिर भी वे भोलेपन में जीते रहे। वीर और मर्यादित, वे अपने जीवन के सुख दुख को लोगों पर व्यक्त नहीं करना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को समाज में प्रस्तुत कर वे स्वयं को हंसी का पात्र बनाना नहीं चाहते थे। और विनयशीलता की बात करें तो प्रसाद जी का स्वयं को दुर्बलताओं से भरा सरल दुर्बल इंसान कहना उनकी विनम्रता प्रकट करता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका, क्या आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? तो आप अपने हिसाब से भी उत्तर लिख सकते हैं।
और चाहें तो आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं कि हमें महान, प्रसिद्ध और कर्मठ लोगों की आत्मकथा पढ़कर उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें देशभक्त, क्रांतिकारी, लेखक, कलाकार आदि की आत्मकथाएं पढ़नी चाहिए। उनकी जीवन गाथा पढ़कर हमें यह जानने को मिलेगा कि उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त की, सफलता की राह में आगे बढ़ते हुए उन्हें कौन सी विपत्तियों का सामना करना पड़ा और कैसे उस पर विजय पाई। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपका कि कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, उसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना जरूरी नहीं। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली बेबी हालदार की आत्मकथा बहुतों के द्वारा सराही गई। आत्मकथात्मकता शैली में अपने बारे में कुछ लिखिए। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे कि उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरा नाम तवांग है, मैं 14 साल का हूँ, मैं देहात में अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ रहता हूँ। अपना जीवन बड़ा ही कष्टमय है। मेरे गांव में किसी भी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधा यानी कि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल आदि न होने के कारण यहाँ का जीवन बड़ा ही कष्टप्रद है। हमारे गांव में बच्चों के लिए नज़दीक में कोई विद्यालय न होने के कारण हमें करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। मुझे पढ़ाई के साथ खेत में माता पिता का हाथ भी बटाना पड़ता है। हमारा पूरा परिवार कृषि पर ही केंद्रित होने के कारण हम सभी को खेतों में भरपूर मेहनत करनी पड़ती है। मैं और मेरे मित्र सुबह जल्दी उठकर नदी से पानी भरकर लाते हैं। बड़ी जल्दी उठकर नदी से पानी भरकर लाते हैं। उसके पश्चात विद्यालय के लिए निकल पड़ते हैं। रोज़ विद्यालय से घर के रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। मैं और मेरे मित्र रोज़ उस मंदिर में जाते हैं। हमारे रास्ते भर शरारतें चलती रहती हैं। शाम के समय विद्यालय से लौटते समय हमें जंगल से सूखी लकड़ियाँ बटोर कर लानी पड़ती हैं और हमारे पशुओं के लिए हरा चारा भी लाना होता है। मेरे जीवन का यह लक्ष्य है कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने गांव की तस्वीर बदलूंगा और अपने माता पिता के सपनों को सच करूंगा। मेरे माता पिता मुझे एक काबिल डॉक्टर बनाना चाहते हैं। गांव में पास में अस्पताल न होने के कारण सभी को बीमारी के समय काफ़ी कठिनाई होती है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं भरपूर मेहनत कर रहा हूँ। तो बच्चों, आप इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।